देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो ऑनलाइन है उनको भी पेपर भेजा गया है। नहीं, ग्रुप पे भी गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये पहला क्वेश्चन। बताना क्या करोगे। प्रेशर गिवन है इसमें पी नॉट 1 माइनस हाफ वी नॉट बाई वी स्क्वायर। वॉल्यूम ऐसा क्वेश्चन एचसीवी में भी है वैसे। एचसीवी का ही क्वेश्चन था ये। इसमें वॉल्यूम जब वी पहले जब वी नॉट वॉल्यूम रहा होगा तो वॉल्यूम वी नॉट के करस्पॉन्डिंगली प्रेशर फाइंड कर लो। यहाँ पर वी को वी नॉट रख दे अगर तो वी इक्वल्स टू वी नॉट, तो वी नॉट बाई वी नॉट 1 हो गया ये। दैट मीन्स प्रेशर की वैल्यू पी नॉट बाई 2 P आएगी। naught by 2. और फिर जब 2 वी नॉट का वॉल्यूम रखेंगे तो यहाँ पर 2 वी नॉट का वॉल्यूम रखने का मतलब 7 फाइनल by प्रेशर 8 P naught. फाइनल प्रेशर 7 पी नॉट बाई 8 आएगा। और पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम द गैस इक्वेशन पी फाइनल इंटू वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय एन आर। NR. गैस इक्वेशन से ये हो जाएगा। कौन सा आंसर बनेगा इसका? डी। ठीक। सेकंड क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर है मास m का, उसको दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और एक 7m/8 पार्ट और एक ये थोड़ा सा लेंदी है। जो उसका कैसे करोगे? जो 7m/8 वाला पार्ट है जिसको डिस्क कन्वर्ट कर दें। 7m/8 मास दिया है और उसे तो डिस्क मास दिया और रेडियस दे दिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट बन जाएगा mr square by 2 मास, और जो रेडियस दिया उसका स्क्वायर अपॉन 2। divided by और दूसरे वाले को एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बनाया है m/8 मास m का। by 8 mass का होगा। तो जो m/8 मास का स्फीयर बनेगा वो कितने रेडियस का होगा? वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे सर, Vol- ज्यादा हाँ, m मास वाला r रेडियस का था। अगर m तो मास जो r रेडियस का पहले था तो था ये r/2 रेडियस होगा। तो m मास वाले की डेंसिटी और m/8 वाले की डेंसिटी को जब इक्वेट करोगे तो सेम डेंसिटी से ये रेडियस r/2 बन जाएगी। और ऐसे में इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाओगे 2/5 मास हो गया m/8 एंड देन r/2 का स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर एंड देन उसके हिसाब से I1/I2। अच्छा देखो, लगातार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ले दे करके हर क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन होता ही होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। आता है हमेशा पेपरों में, हमेशा आता है। और बेसिक ऑब्जेक्ट्स ही आते हैं, कोई बहुत हाई फाई ऑब्जेक्ट्स नहीं आते। थर्ड वाले में बीट्स वाले के ऊपर है ये। क्या होगा? कैसे कैसे? हाँ, भैया 9 हर्ट्ज और 11 हर्ट्ज की दो वेव के सुपर पोजिशन से किस टाइप का पैटर्न बनेगा इसमें? ये बताओ, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मतलब अगर वैसे मैथमेटिकली बात की जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली दोनों वेव के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। yes तो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 2। 2 और इसका फिजिकल मतलब क्या था? बीट फ्रीक्वेंसी का फिजिकल मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। ये इसका मतलब था। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है।
तो इंटेंसिटी ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड की स्क्वायर पर, यानी कि एम्पलीट्यूड कितनी बार मैक्सिमम होगा, 4 times. क्योंकि एम्पलीट्यूड चाहे पॉजिटिव साइड पर जाए चाहे नेगेटिव साइड पर जाए इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, जिसका मतलब think so. बीट फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, मतलब 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए। ये कौन से ग्राफ में ऐसा दिख रहा है आपको, जहाँ 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखे आपको, चाहे पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड दोनों काउंट करेंगे। A option. ए वाला ही दिख रहा ए है, ऑप्शन। इसलिए ए होगा। फोर्थ, इसमें 2 वायर्स दिए गए हैं, ब्रास एंड स्टील, लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिए गए हैं, सीरीज में डाल दिए गए। स्ट्रेस पूछ रहे हैं कि कितना स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा एलोंगेशन लाने के लिए 0.2 मिलीमीटर का। सिंगल वायर में कैसे करते हो, अगर एक सिंगल वायर हो, सपोज दैट एक सिंगल वायर, और उसमें अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उसको एलोंगेट करते हैं मान लो सिंगल वायर में, तो फॉर्मूला कुछ ये था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यंग्स मॉडुलस इनटू जो भी उसमें एलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इससे फोर्स का फॉर्मूला बन रहा था वाई ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल। और अगर रिकॉल कर पाओ तो ये कहा गया था कि जो इलास्टिक वायर्स होते हैं दे आर लाइक अ स्प्रिंग, इलास्टिक वायर्स आर लाइक स्प्रिंग्स एंड दिस वाई ए बाई एल को हम स्प्रिंग का कांस्टेंट मान सकते हैं, ये टाइप का। Yes. साथ में हमें ये भी पता है कि जब 2 स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाया जाता है, अगर K1 K2 की 2 स्प्रिंग्स सीरीज में लगाई जाए तो उसका जो इफेक्टिव कांस्टेंट है, मतलब K इफेक्टिव, तो ये K1 लगाते K2 हो upon 1 K1 K1 K2 अपन K1 1 by K इफेक्टिव इज 1 by 1 K1 by plus 1 by K1 plus 1 by K2. तो इस हिसाब से 1 अपॉन K इफेक्टिव को लिख सकते हैं इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय वाई इफेक्टिव एंड एरिया इफेक्टिव। 1 by K1 को लिखेंगे लेंथ 1 अपॉन Y1 इंटू A1, और लेंथ 2 को मतलब K2 को ऐसे लिखा जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों का एरिया एक ही है और सीरीज में लगे हैं, तो इफेक्टिव एरिया उतना ही आएगा। भाई इफेक्टिव एरिया तब बदलता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और लेंथ भी सेम है, तो लेंथ सेम होने से इफेक्टिव लेंथ तो डबल हो गई ना यार, एल लेंथ और एल लेंथ जब सीरीज में लगे 2L हो जाएगा. 12 हो गया। सो दिस एल इफेक्टिव विल बी 2 टाइम्स ऑफ एल, और L1 L2 दोनों बराबर हैं, और A1 A2 और इफेक्टिव एरिया ये सब बराबर आएंगे। तो इससे आप ये निकालो वाई इफेक्टिव कितना बनता, मतलब इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस। वाई इफेक्टिव निकाल सकते हैं, और जब वाई इफेक्टिव निकाल लोगे तो उसके बाद लगाइए फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया विल बी दिस वाई इफेक्टिव इनटू डेल्टा एल अपॉन, ध्यान रखना यहाँ पर जो लेंथ यूज करेंगे अब 2L यूज करेंगे इफेक्टिव लेंथ। देखो जरा कैलकुलेट करके, एक्चुअली एफ बाई ए निकालना, तुम्हें स्ट्रेस फाइंड करना है।
हमें नहीं मालूम, जो मैं कैलकुलेट करूँ तो आ रहा है आंसर नहीं है मेरे पास। कौन सा आ रहा है? सर डी ऑप्शन आ रहा है। 4 वाला आंसर डी 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 की डी डी सर डी फॉर डॉग। ये लोग डी वाला कह रहे हैं सर। सर बी आएगा। बी आ रहा है ना? बी Yes. सही है, बी सही है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम। फिफ्थ जल्दी जल्दी करो यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शीट भी डिस्कस होनी है, वो डायोड वाली। सी ऑप्शन आएगा। किसका? फिफ्थ वाले का? फिफ्थ वाले में पहले कांस्टेंट वॉल्यूम है, बाद में कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसका याद करिए, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैलकुलेट होती है तो ये एन सी वी डेल्टा टी। CV delta. कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करना हो NCV delta. तो बेसिकली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, मतलब इनको डिवाइड कर ले बेसिकली, इनको डिवाइड कर लेंगे तो क्यू एट प्रेशर अपॉन क्यू एट वॉल्यूम सीपी बाई सीवी। अब डाया एटॉमिक का सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी ऑफ डाया एटॉमिक इज 5/7, तो 5/7 टाइम्स सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल टाइप का। अब देखो ये जो पेपर है 2019 का है, जो डिफिकल्ट माना गया था। अब आपको दिखा रही है मेंस का थोड़ा हायर साइड, इसमें भी बीच बीच में आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फिफ्थ आसान क्वेश्चन था, सिक्स्थ भी इजी है, अगर ध्यान से समझ पाओ। वो एनर्जी कंजर्व करनी है। कंजर्व कैसे कराओगे, रेजिस्टेंस लग रहा भाई। सर वो टोटल एनर्जी कंजर्व कराएंगे ना, तो हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू क्लास में Minus of resistance क्लास में एक force का स्टेटमेंट work है is यार, equals to E final minus E initial कर लेंगे। माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस बराबर फाइनल एनर्जी, सॉरी माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस बराबर है फाइनल एनर्जी माइनस। Yes, ये sir. वर्क वाले चैप्टर में बताया गया है कि फ्रिक्शन जहां भी लिखे वहां पर इस तरीके से करो। फाइनल एनर्जी को लिखेंगे हाफ एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, सब दिया हुआ इसमें। सेवन, वो जो इलास्टिक लिमिट है वो क्या दिया हुआ है, यूनिट से भी पहचान सकते हो। पास्कल, और पास्कल वो किस चीज की यूनिट होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है। स्ट्रेस हो गया, पास्कल स्ट्रेस मतलब हो दिया गया है फोर्स मैक्सिमम। बाय एरिया, Yes. स्ट्रेस दे रखा है। तो स्ट्रेस गिवन है इसमें 379 मेगा पास्कल, उसको 10 टू पावर 6 लगा लीजिएगा। डायमीटर पूछा गया है इसमें, और फोर्स दे रखा है 400, मतलब इससे स्ट्रेस यानी एरिया आ फोर्स जाएगा diameter 400 डिवाइडेड बाय एरिया विच इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, is और ये equal to 379 379 into 10 की पावर 6। पावर 6। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी देखोगे टफ क्वेश्चन में भी 8-10 क्वेश्चन निकालना होगा। ढूंढने बैठोगे ना तो 8-10 क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे। एट्थ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज निकालनी इंक्लाइंड प्लेन पे, प्रोजेक्टाइल की रेंज इंक्लाइंड प्लेन पर। तो वैसे कर लो, अब जो भी है इसका, या तो कुछ लोगों ने फॉर्मूला भी याद किया हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन पर फिर या प्रोजेक्टाइल। तो वो रिजॉल्व कर लें और फिर ऐसा माने कि वो एक प्लेन वाला फॉर्मूला लग जाए, उसके जी तो की ट्रिक भी मतलब थी, मतलब हालांकि हमने क्लास में इसके और भी तरीके बताए हैं, बस जैसे भी आपको समझ में, एक्चुअली रेंज जी निकालना वेक्टर और यू वेक्टर को मतलब है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा कर। यस। इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, या फिर दोबारा क्लास का रजिस्टर पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, पर बेसिक क्वेश्चन है।
9th क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप। अपने मैग्नेटिज्म चैप्टर में जब जाओगे तो पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया है, बी एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, और रिजल्ट कुछ ये था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n एट द सेंटर ऑफ अ पॉलीगन। ये रिजल्ट क्लास के अंदर सॉल्व किया होगा, नहीं ध्यान है तो इसको भी याद कर ले कहीं से। जैसे जैसे नई चीजें मिलती जाती हैं उसको कहीं लिखते रहो, रिवाइज करते रहो, इसको ऐसी जगह लिख लो जो रिवीजन में होता रहे। पॉलीगन के सेंटर पर इसमें स्मॉल r जो होता है, इसे टाइम बच जाता है और कुछ नहीं। इसमें स्मॉल r पॉलीगन के सेंटर से पॉलीगन के वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रेडो का भी क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो स्मॉल r बेसिकली एक तरीके से पॉलीगन के सर्कम सर्कल का रेडियस होता है। ऐसा इतना बताओ, आगे प्रोसीड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपको करंट दिया है, साइड लेंथ दी गई है, तो उससे साइड लेंथ दिया है ना, तो मैं तो वो निकाल सकता हूँ ना कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का क्या डिस्टेंस आएगा, यस वो स्मॉल r हो जाएगा। और n हो गया 3, नंबर ऑफ साइड्स 3 हो गए, उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन, डीके कांस्टेंट दे रखे हैं, टाइम 0 पर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, कितने टाइम के बाद उनके रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/e² बन जाएंगे। लगा दिए वाला फॉर्मूला कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए बराबर n0 e रेज़ टू द e की पावर पावर माइनस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इंटू टी, और दूसरे वाले के लिए nb बराबर n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और na अपॉन nb ये आपको 1/e² दिया है। तो आगे कर लेंगे इसे। कहाँ रेट करना चाहोगे? ये इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है? अगर मॉडरेट कर मतलब इसको टैग करना चाहो तो इसको आप आसान क्वेश्चन बोलोगे कि कैसा है? तो एक बार जरा ये भी काउंट करना, कितने क्वेश्चन इजी है इसमें। हम एक बार ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन कितने हैं। वो इंडिविजुअल के ऊपर है, प्रोजेक्टाइल वाला किसी को टफ है, किसी को आसान लगता है, बट ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले के ऊपर है। नहीं, एक्चुअली कुछ लोग ये कह रहे थे कि 21 और 20 के पेपर आसान थे, उसके पहले बार टफ आते थे, तो हमने कर लो 2019 का देखें जरा। एक बार 19 का पेपर ही देख लेते हैं ना कि कितना टफ आया। थोड़ा 16 का अच्छा आया था। 16 एक्सेप्शनल है, यस सर, छोड़ दीजिए, हर बार वैसा नहीं आएगा। 11th पे फटाफट देखो। ये वो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला चलो केस, पहले एक्सेलेरेशन मान इसमें भी लेंगे। दोनों जगह फ्रिक्शन है, दोनों जगह। ये अच्छा क्वेश्चन सर वो माना जाएगा। assumption लेके करेंगे पहले नहीं, कि नहीं एजम्पशन नहीं, तो इसमें एग्जाम एनएलएम से जाना पड़ेगा। एजम्पशन का कोई रोल नहीं होता है इसमें, क्विक मेथड चाहिए, फास्ट मेथड। इस बात को ध्यान रखो, टाइम कंस्ट्रेंट। मैक्सिमम फोर्स पूछा गया है किसके लिए? कहां पर स्लाइडिंग नहीं होनी क्वेश्चन के हिसाब से? ए और ए और बी स्लाइड मतलब ना साथ करे, चलेंगे। सर ए और बी स्लाइडिंग के नहीं होनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन मान ले उनमें रहे। मूविंग टुगेदर वाला होना चाहिए। नहीं मूविंग टुगेदर तो होगा, बट क्योंकि आप मैक्सिमम फोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्ट यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दो। सर लिमिटिंग वाला चीज सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ही आएगी ना, तो फ्रिक्शन जो दिखाओगे वो ब्लॉक बी पर बैकवर्ड दिखाओगे, म्यू इनटू नॉर्मल, ए पे फॉरवर्ड, आप डायरेक्ट इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन दिखा दीजिए। अगर हम केसेस बनाने बैठ जाएंगे फिर तो हो गया टाइम, सर बहुत टाइम लग जाएगा। और बी वाले पर भी फ्रिक्शन आएगा, दोनों का म्यू एक ही है, सर फिर दोनों का एक्सेलरेशन इक्वेटेड। बट ये नॉर्मल अलग अलग आएंगे ऊपर नीचे। एक mg में और टोटल दोनों के मास का हाँ। 2g और एक में के। ठीक, और उसके बाद ए और बी में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इट मींस कि एक्सेलरेशन ऑफ ए शुड बी एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ के हिसाब से μ1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए, और बी का एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स माइनस μ1 डैश डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी। एन जो होगा
that is mass of A into G, और n dash MA plus MB होगा। total mass A plus into G. B into G. सीधा ध्यान रखना, मैक्सिमम फोर्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल होगा, ये डायरेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाइए, और स्लिपिंग नहीं हो रही है मतलब कि सेम एक्सेलरेशन। ये 12th वाले में कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को, चलिए वो मुझे लग रहा है वो जो 2 और 5 है वो पावर्स नहीं होने चाहिए, Power होना चाहिए। तो इसको स्किप करिए, बट डायमेंशन का क्वेश्चन है ये भी जाना। मतलब 5 की पावर y और z स्क्वायर ये होगा। हाँ नहीं, y की पावर 5 होना चाहिए, 5 की पावर y नहीं हो सकता, तो कुछ मिसप्रिंट हो गया है, छोड़ दो उसे। 11th क्लियर हुआ? हाँ जल्दी बोलो, 11th हो गया यस सर। है? 11th का बी आ रहा है, और हमने कैलकुलेट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। 12th स्किप कर रहे हैं, फटाफट 13 क्वेश्चन पे देखो। लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, और देखिए नंबर ऑफ ट्रांजिशंस का एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या रूल होता है यार? नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैसे मेजर होते हैं सर फॉर्मूला याद है उसका, बताइए। अगर n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 whole divided by 2 होता है। तो ये पहले ऑर्बिट में है ना, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसके बाद इसको एक्साइट करके किसी ऑर्बिट में ले गए। क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से कि उसको पहले एक्साइट किया गया, एक्साइट करने से पहले वो ग्राउंड लेवल पर होगा, लैम्डा वेवलेंथ से इसको एक्साइट करके किसी हायर एनर्जी लेवल पे ले गया, और उसके बाद उसने 6 लाइन्स एमिट की है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस चौथा यानी होगा। नंबर ऑफ एमिटेड लाइन, एक्चुअली ये अगर आप n से स्टार्ट कर रहे हो, इट इज सिंपली NC2 कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है और क्या है। तो ये हो जाएगा, अगर n से 1 के बीच में देख रहे हो आप, तो ये n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमें 6 दे रखा है, तो पता लगाइए n कितना होगा। 4 होगा। इसका मतलब उस लैम्डा वेवलेंथ ने इसको ग्राउंड लेवल से फोर्थ लेवल पे एक्साइट किया है, लैम्डा वेवलेंथ ने ग्राउंड लेवल से फर्स्ट लेवल तक एक्साइटमेंट की है। तो इसका मतलब वो जो xc बाय लैम्डा होगा, दैट शुड बी एनर्जी इन द फोर्थ लेवल माइनस एनर्जी इन द, क्योंकि फोटोन से जब एक्साइटेशन होती है तो फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस आनी चाहिए। और लिथियम प्लस प्लस के केस में एनर्जी का जो फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के केस में तो -13.6 और -0.85, बट इसमें जेड स्क्वायर भी लगाते हो, 9 से अपॉन एन स्क्वायर भी लगाते हो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो फोर्थ स्टेट के लिए यहाँ 16, और इधर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन ग्राउंड स्टेट 1, तो जेड की वैल्यू 3 रख देंगे तो लिथियम के केस में। अब लेकिन अभी तो हाँ बोल रहे हो, जरा कैलकुलेशन करके देखो कितना टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि ऑप्शंस काफी क्लोज है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर 10.8, 11.4, फिर 9.4, 12.3, ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर दूर ऑप्शन। तो थोड़ा भी अगर आपने कैलकुलेशन में अंदाजा लगाया, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आधा कैलकुलेट करके और आधा एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ऐसा कुछ आएगा, तो सजेशन ये है कि पूरा कैलकुलेट करो और रिकॉल करिए। h इंटू सी की वैल्यू बताई गई है 1240। 1240। 1240, वो अगर काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फंसे रहोगे। 1240 ये ऑप्शन आ रहा पक्का है ना, मतलब इसलिए यार चलिए ए ऑप्शन बताने में लोग, ये तुम लोग कैलकुलेटर करके बता रहे हो? अच्छा, हो सकता है भाई, हो सकता है लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ना करो क्योंकि यहाँ तो कर लोगे, लेकिन आप बिलीव करोगे ये जो क्वेश्चन था नंबर ऑफ ट्रांजिशन वाला, ये किसने गलत किया था? डबल डिजिट IIT JEE एडवांस के रैंक वाले बच्चे गलत है ये। हाँ डबल डिजिट में, फिर वही एग्जाम के बाद उसको ये नहीं आ रहा था कि हम नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे निकालें।
कभी कभी लोग इतना ब्लैंक हो जाते हैं। सर कौन? भले कानपुर जोन टॉप किया था उन्होंने, लेकिन वह बहुत पहले 7-8 साल पुरानी बात है, 33 रैंक की बता रहे। तो उनका ये क्वेश्चन गलत था। कोई डर एक्सपेक्ट करेगा लगता यार है कि तो बहुत फालतू की चीज है, गलत नहीं नहीं नहीं, होता क्या है एग्जाम में कभी कभी माइंड टोटली ब्लैंक हो जाता है। सर आप सर गलत भले ही हुआ, फिर भी 323 नंबर तो ले ही आए थे वो। अरे भाई, तो एक बात कह रहा हूँ कि आप अभी आप सुनोगे तो आपको नहीं लगेगा यार कि पूरा पेपर फोड़ डाला और ये गलत कर दिया उसने। मतलब यहाँ बैठ के हम लोग को लगता नहीं कि हमसे गलत, हम लोग की मतलब ऐसे फील नहीं आता कि हमसे कभी ये गलत नहीं होगा। जी ये मैं इससे बोलो ना, कभी कभी एग्जाम्स में अगर ऐसा कुछ हो छोड़ दीजिए भाई, सबके साथ होता ही है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीरो स्टेट में चले गए हम लोग, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्लॉक पूरी एग्जाम्पल ले तरीके लेते से। सर, वो 2-1-3-1 कैसे 4-2-1। या बुद्धि ही नहीं काम करती तो कहाँ से एग्जाम्पल ले लें? कुछ नहीं, दिमाग टोटली ब्लैंक हो जाता है। पर अगर 14th इतना ही क्वेश्चन, था तो हिट एंड ट्रायल मतलब पूरा बना बना के देख लेते मैंने कि नेहल सच अभी है। कह रही हूँ पेपर देने जा रहा तब देखना हाँ सर वो है, कितनी पता नहीं क्या कितनी क्या घबराहट होने होती है लगता तब है देखिएगा। पेपर के वक्त। 14th ये मेरे ख्याल से अभी हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को, मुझे याद आया। ये अभी रिसेंटली किसी हमारे उसमें था, शीट का क्वेश्चन था यार ये तो। कहीं डिस्कस हुआ है, मुझे याद आ रहा है किसका किस। यस सर, वो जो ऑब्जेक्टिव वाली रिवीजन शीट 4 वाली थी। ऑब्जेक्टिव रिवीजन शीट 3 या 4 में था ये क्वेश्चन, सेकंड में। हाँ हाँ हाँ, इसको छोड़ दे रहे हैं फिर। 15 नंबर देखो फटाफट। तो कितना आसान क्वेश्चन है। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है इसमें। प्लेनेट है, स्पेसशिप ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लेनेट ऑफ planet at a height of this much or only gravitational field of planet X number of complete revolution made by the spaceship in 24 hours। ये मास ऑफ प्लेनेट होगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट दिया है, मास ऑफ प्लेनेट दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है। ये उसके ऊपर है, बहुत बेसिक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेविटेशन टाइम फोर्स पीरियड टाइम का जो पीरियड फॉर्मूला निकाल के सर उसको डिवाइड निकालना कर नहीं है बच्चा, इसको याद रखना है। टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ कैपिटल जी इंटू मास, और ये स्मॉल r टू दी पावर 3/2, इसका डेरिवेशन है। इलेप्टिकल ऑर्बिट में स्मॉल r हाफ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, और सर्कुलर ऑर्बिट्स में स्मॉल r रेडियस होती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट हुआ तो स्मॉल r को हम मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ मानते हैं, केपलर लॉ। और सर्कुलर ऑर्बिट्स में स्मॉल r रेडियस। और इसमें मास किसका आता है? हमने प्लैनेट का। क्लास में डिस्कस हुआ था कि ये प्लेनेट का मास होता है। एक बार डिस्कशन ये हुआ था कि जो ऑर्बिट में रहता है उसका मास के इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड आता है। हालांकि क्वेश्चन में दिया भी नहीं है उसका मास, कर देता है। तो टाइम पीरियड आ गया, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए 24 आवर्स में कितने रेवोल्यूशंस होंगे। तो टाइम पीरियड पता ही आपको, इतना टाइम एक रेवोल्यूशन में लगेगा। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड हो गया 1/t, और इसको नंबर 24 घंटे में जितने सेकंड्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो शायद 86400 होता है। यही आता है शायद नंबर ऑफ सेकंड्स का। तो ये आंसर बनेगा इसका। बट प्रॉब्लम फिर वही है, कैलकुलेशन। स्मॉल r क्या रखोगे? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो। रेडियस ऑफ ऑर्बिट प्लेनेट के सेंटर से दिखी जाती है। तो सरफेस से 20 हुआ। 20 किलोमीटर सरफेस से है, और रेडियस 2 × 10⁶ है। थोड़ा बहुत बड़ा है तो मतलब 2 × 10⁶ मीटर रेडियस, और सरफेस से ऊपर 20 किलोमीटर, तो 20 × 10⁻3। अब यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या उसको नेग्लेक्ट 10 की पावर 6 ही ले लो। नेग्लेक्ट करें कि ना करें उसको? देखो अभी ऑप्शन देख रहे हो, पेपर में क्या करोगे, इमीडिएट डिसीजन लेना है। या तो उसको छोड़ दो, वहां पर हल्का भी डाउट छोड़ दीजिए क्वेश्चन,
हाना का स्कोप नहीं होता वहाँ, या तो करो या तो छोड़ो। इतना डेयर करे कि ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी है नहीं, कर दो भाई। पावर 6 है वहाँ, पावर 100 टाइम्स छोटी वैल्यू है, नेग्लेक्ट कर दीजिए, यही रेडियस ले लो। हाँ हाँ, अभी जल्दी से बताएं इसका आंसर, अभी कैलकुलेशन अगेन फास्ट करनी है। भाई बड़ा दिक्कत कर देते हैं यार ये लोग। जी की वैल्यू उतनी होती है, क्या कहाँ से दें? कैपिटल जी की जो वैल्यू होगी वही तो देंगे। तो यही तो रोना है यार। अंदाजा नहीं लग पा रहा क्या आएगा इसमें। नहीं लग पाएगा, पूरा ही करना पड़ेगा। जानते हो पेपर में क्या होता है ना, अब ये क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो गया तो ना अब ये छोड़ते बनेगा और ना करते बनेगा, दोनों। ये ये पैनिक क्रिएट करता है वहां पर कि 5-7 मिनट हो गए, अब हमारे को ये भी समझ आ रहा है कि छोड़े या करें इसे, क्योंकि पढ़ के तो लग रहा है हो जाएगा। हमें क्या पता, अंदाजा लगाओ। 8 के ऊपर हुआ कुछ? मेरे से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पेपर में होता तुम क्या करते ये बताओ बस। हाँ, वो अजीब नंबर है, 9, 11, 13, 17, वो भी नहीं है कि कुछ। हाँ, नहीं हो सकता है कि तुम्हारा आंसर इंटीजर ना बन रहा हो, तो उन्होंने पूछा नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि 8.5 रिवॉल्यूशन हुए। तो कंप्लीट कितने हुए? मतलब जो तुम्हारा आंसर जो इसको इस कैलकुलेट करके जो हिसाब से वैल्यू आएगी उसमें इंटीजर पार्ट कितना बनता है? ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? ये हो सकता है आंसर ही नो मैच कर रहा हो। अच्छा भी काम करो, इसको छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, मतलब जैसे पेपर में छोड़ना वैसे यहाँ छोड़ो। 11 के अबाउट आ रहा है। 11 के अबाउट, 11 टिक कर देंगे तो। सर ये ऐसा क्वेश्चन है कि आंसर आ भी जाएगा तो शक होने लगेगा कि सही निकाला है कि नहीं। मैं तो अब बताओ ऐसे अच्छा वाली। फिर प्रॉब्लम यही है इसकी। चलिए देखते रहिएगा इसको। 16 फास्ट है। 16 सेकंड क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। मोमेंटम मोमेंटम ट्रांसफर्ड है, वो मैक्सिमम नहीं, वो गलत लिखा है। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड। फ्लक्स इनटू एरिया इनटू टाइम कर देंगे सीधे इसमें फ्लक्स में कुछ लोग क्या होता है ना, एनर्जी फ्लक्स से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली एनर्जी फ्लक्स मतलब इंटेंसिटी, वो यूनिट से भी समझ में आ रहा है। यूनिट देख करके भी चीजें समझ सकते हो। वॉट अपॉन एरिया है, पावर पावर अपॉन बाय एरिया। एरिया। कुछ बुक्स में इसको फ्लक्स लिखा हुआ है, एनर्जी फ्लक्स लिखा हुआ है, इंटेंसिटी दी गई है।
E इक्वल टू पीसी से क्या आएगा? तो E इक्वल टू पीसी मतलब मोमेंटम बराबर एनर्जी अपॉन स्पीड, और एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, और पावर इज इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब बताओ हो जाएगा? सब कुछ दिया है कि नहीं दिया है? इंटेंसिटी दिया है, टाइम दिया है, एरिया भी गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए। अच्छा अब एक चीज देखो, पिछले क्वेश्चन ने टाइम अगर कंज्यूम किया तो इसने टाइम बचाया भी तो भाई। अगर वो 3 मिनट से ज्यादा ले गया तो यहाँ पर 3 मिनट से कम भी तो लगे। फटाफट टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है, टाइम t इक्वल टू 2। तो फटी छोड़ो उसको भी, अभी आगे देखो, मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रह जाएगा, कुछ नहीं पाएगा। 17 पोजीशन वेक्टर दिया है, एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला बेसिक r क्रॉस mv। v कैसे निकालेंगे? dr बाय dt। आगे अपने आप कर लोगे सर? नेक्स्ट यस सर। 18 ये किया हुआ है। हाँ रेवन एक मिनट से बोलो क्या करें? मतलब ये तो कह रहे हैं कि टैप वाटर है ना यार ये। नहीं, टैप वाटर जो है, टैप वाटर से आप कह रहे हो कि यहाँ से पानी निकला कुछ, वो कह रहे हैं जैसे नल से पानी निकलता है तो नीचे उसकी धार पतली होती जाती है। हाँ भाई, नल से पानी आता तो नीचे जाने पर उसकी धार पतली नहीं होती है, इसकी वजह से तो एरिया ये धार नीचे पतली होती जाएगी। हाँ जी, फाउंटेन्स का अपोजिट है, फाउंटेन्स ऊपर जाकर फैल जाते हैं और ये नीचे जाके नैरो हो जाते हैं। बर्नौली और कंटिन्यूटी लगना है इसमें। लेकिन वो जो कह रहा है भैया, तुमको टॉरिसली की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इनिशियल स्पीड नहीं आएगी। शेयर है कि टॉरिसली से यार, टॉरिसली थ्योरम इफ्लक्स वाले में लगाते हो, कंटेनर में से जब पानी निकलता है। कोई टैंक से कोई छोटा सा होल उसमें से पानी। टॉरिसली ना लगाइए, उसमें ऊपर की स्पीड देखो, यहाँ वाली स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। फिलहाल इसको V0 मानो। एरिया दिया है यहाँ पर कितना है? टैप एरिया दे रखा है A1 10⁻⁻⁴। उसके बाद उससे कितना नीचे आ गए? 0.15 मीटर। 1.5 1.15 जो भी है, और वहां पर उसका एरिया बदल क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, वहां पर निकालना है। तो मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो गया, निकालना है। यहाँ पर स्पीड भी बदल जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आएगी। ये स्पीड निकालोगे बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। टॉरिसली टैप वाटर में नहीं लगाते भाई। अरे जी की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें? मतलब सर बर्नौली और बी आ कंटिन्यूटी जाएगा दोनों आंसर। लगेंगे, बर्नौली और कंटिन्यूटी दोनों आएंगे एक्चुअली। एक आएगा A1 V0 इक्वल टू A2 V, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और एक यहाँ पर और यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर बर्नौली, और प्रेशर सेम है इसमें, प्रेशर सेम दिया हुआ है। क्योंकि टैप वाटर पूरा एटमॉस्फेयर में होता है। मतलब एक बार टैप से पानी निकल गया तो ये पूरी जेट वाटर में उसमें है, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बर्नौली इक्वेशन में दोनों तरफ प्रेशर सेम आएंगे।
तो अब यहाँ पर लगाओगे हाफ रो डेंसिटी V0 का टर्म स्क्वायर भी सर कैंसिल हो जाएगा। और इसको रेफरेंस मान लेते हैं, तो रो GH नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हाँ जीरो इक्वल्स टू इससे h डिस्टेंस नीचे जाने पर माइनस रो GH, रेफरेंस के नीचे जाने पर, और प्लस वहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर। ये हुई सेकंड इक्वेशन। अब V यहाँ से निकाल करके सर ऑप्शन बी। इत्तेफाक से आ रहा है V, हाँ जी, V रूट 2GH नहीं है, तो तुम पता नहीं कौन सी फिजिक्स लगा रहे हो। अबे इनिशियल वेलोसिटी होने के बाद भी रूट 2GH चलेगा, तो वो इत्तेफाक हुआ फिर। नहीं, तो अगर ऐसा हुआ है तो उसको गलती से ये मत मान लीजिए टॉरिसली लग रहा है, टॉरिसली का क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पर। नहीं सुनो, कभी कभी होता है कि भाई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इत्तेफाक से आपका आंसर मैच भी कर गया, तो आपने उसको मान लिया कि अब टॉरिसली से ही होगा आगे। हो सकता है ये डेटा बदलने पर ना आ रहा हो, आंसर आ गया, इसका ये मतलब थोड़ी कि जो हमने सोचा सही था। वही समझा रहे हो, कैसे समझाऊं तुमको, लड़ाई कर रहे हो। और फिर वही चैलेंज है, मेरा सजेशन ये रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में पहले राउंड में ना किया जाए तो ठीक है। देखो इतना अंदाजा लगा लिया करो कि यार इसमें टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। ये इसकी भी प्रैक्टिस करो कि हम अगर पेपर करेंगे तो फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। फर्स्ट राउंड में हम पेपर में से वही क्वेश्चन ढूंढ के करेंगे जो बहुत ही आसान है और 1 से 2 मिनट में हो रहे हैं। जब 8-10 क्वेश्चन हो जाए फिजिक्स में, एक सेफ साइड पर आ गए, अब आप उठाओ बड़े बड़े क्वेश्चन। और ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। G10 है यहाँ। अरे वो मिसप्रिंट बहुत पता करो, 110 दिया हुआ है। पता नहीं कौन से प्लेनेट पे जी निकाला इसने। 19 फटाफट देखें, ये हम नहीं बताएंगे। 19 से 2 स्फीयर के बीच का रेजिस्टेंस, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्लास का किया हुआ डेरिवेशन है। कराया। स्फेरिकल रेजिस्टेंस बिटवीन रेडियस ए एंड रेडियस बी निकाला था, याद आया कुछ? कैपेसिटेंस भी निकाला है, सर उसमें भी रो एल बाई ए से ही सर देख के कर सकते। रो लेंथ एल की की जगह जगह बी माइनस ए कर देंगे और एरिया में मैंने 4 बाई ए भी कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन करके हमने याद करते, याद कर लीजिए इसे, देख लो। तो डिराइव्ड रिजल्ट भी पूछे जा रहे। और देखो, और जिनसे तुम compete कर रहे हो ना, जिनसे हमारा कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे हैं। अभी आपको हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम ये याद नहीं करेंगे, हमको प्रोसेस पता है, हम डिराइव करेंगे। नुकसान सिर्फ इतना होगा कि आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर तो ले जाओगे क्वेश्चन। इसीलिए कहा जा रहा है कि एटलीस्ट जितना क्लासरूम के अंदर है वो जितना याद कर सकते हो उतना फायदेमंद है तुम्हारे। वरना ये जिसने मान लो जिसके क्लास में याद हो गया, जिसने क्लास में पढ़ाया था उसको हम लोगों ने पढ़ाया, तुमने याद कर लिया, तो ये क्वेश्चन वहाँ कितने सेकंड्स लेगा? 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड। तो इधर जो टाइम बचेगा वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट सीखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। अब ये ना देखो, कॉइन है और कॉइन के बगल में एक स्टिक है। स्टिक का मास नेग्लिजिबल है, उस कॉइन को रोटेट करना है 25 रोटेशंस पर सेकंड इन 5 सेकंड, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रोटेशनल काइनेमेटिक्स जिसमें ओमेगा फाइनल लिखते हैं, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। क्या इस क्वेश्चन में फाइनल ओमेगा दिया है? ये सर 25 25 रोटेशंस पर सेकंड। 25 रोटेशंस पर सेकंड है। टाइम भी सर 5 सेकंड। रेडियंस में रखो ना उसको, रेडियंस में। रेडियन पर सेकंड। नहीं वो ये है
that will make the system rotate about AB at 25 rotations per second in 5 seconds, comma is close to 5 सेकंड में 25 रोटेशन पर सेकंड तक जाना है। ओमेगा फाइनल बताओ। 55 रेडियन में, इनिशियल ओमेगा 0 अल्फा और टाइम, इससे अल्फा निकल गया, एंड देन टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब आई भी निकालना है टेंजेंट वाली एक्सिस पर। क्या मानोगे? पॉइंट को डिस्क मान के 3/2 mr², फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ट्वेंटी वन 20th क्वेश्चन से तो एनर्जी वाला एंगल दिमाग में आया था, मतलब कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, तो एक रोटेशन में निकाल के नहीं कर सकते? यार कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। इससे भी मतलब इतना ही लंबा बन रहा है, मतलब ओमेगा स्क्वायर करना पड़ रहा है। पाई स्क्वायर को 10 ले लेंगे जरा, ये फायदा हो रहा है बस। ठीक है, ठीक है। 21 बोलो, बताइए। 21 में सर इसमें जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है और लोड रेजिस्टेंस करके करंट निकालेंगे पहले। जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मतलब फिक्स रहेगा। तो कितना होगा? इस क्वेश्चन में जेनर डायोड का वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमेशा 6 वोल्ट पे रहेगा, चाहे जो मर्जी करंट इसमें से जाए। जेनर डायोड में से कितनी करंट जा रही है उसके इंडिपेंडेंट वो 6 वोल्ट रहेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड है। लोड रेजिस्टेंस इसमें 4 किलो ओम है, और ये यहाँ वाला रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, और बैटरी का वोल्टेज जो है 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक चेंज कर सकता है। ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। तो जेनर डायोड से मिनिमम करंट क्या जाएगी और मैक्सिमम करंट क्या जाएगी? ये 6 वोल्ट है, तो बगल में जो लोड है वो भी 6 वोल्ट रहेगा। और याद करिए, जेनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है, ये हमेशा ही 6 वोल्ट पे रहेगा, तो ये भी हमेशा 6 वोल्ट रहेगा, हमेशा ही 6 वोल्ट रहेगा ये। और अगर ये हमेशा 8 6 लेने वोल्ट पे सर रहेगा 0.5 जाएगा। जी, अगर ये हमेशा 6 वोल्ट रहेगा तो यहाँ वाली ब्रांच में करंट ओम्स लॉ से मतलब 1.5 मिली एम्पियर ये आएगा। और अगर जेनर डायोड 6 वोल्ट है तो किरचॉफ की लूप इक्वेशन लगा करके 1 किलो ओम का वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगर 8 लेंगे तो 8 वोल्ट वाला केस ले रहे हो तो यहाँ, डिवाइडेड बाय 1 और अगर ये 2 वोल्ट आया तो यहाँ पर करंट 0.5 मिली एम्पियर आई। और अगर ये 0.5 मिली एम्पियर है और यहाँ 1.5 है, किधर की तरफ 1 आएगा, डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर। किरचॉफ जंक्शन रूल भी तो लगे। 0.5 अगर ये 0.5 कैसे होगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 सर करेंगे। 2 ही तो 0.5 तो जेनर डायोड में है। अरे 1/2 2 by थोड़ी 1 है, 2/1। 2 होगा। लो, 2 ही हमारी तो, तो वही 0.5 कैसे आ सकता है रुको जब रुको उसको रुको, ये स्प्लिट अरे ये होना है लोग तो? यहाँ क्लास तभी तो वाले मैं कह रहा था सर। भैया, हमारी 0.5 है 2 ये आया, 1.5 ये आया, तो 0.5 यहाँ आया। और फिर जब यहाँ 16 ले लेंगे तो 16 सर अगर तो यहाँ उसमें से 10 मिली एम्पियर आएगा मेन से, और 16 उधर minus 8.5 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगी, जेनर डायोड से। 10 मिली एम्पियर, उधर 1.5 ही रहेगा, 8.5। 8.5 पहले भी तुम्हें कह चुका, जेनर डायोड में यही क्वेश्चन बार बार आता, बार बार। सर कितने आपने जो पीरियड शीट लगाओ? दी थी उसमें भी बहुत सवाल थे। हाँ, यही आता है। कोई नहीं है। 22 ये हम नहीं कर रहे हैं जी क्योंकि इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑप्शन पढ़ाते हो वक्त जाएगा। जी इफेक्टिव के कंसेप्ट से इसको बताया जा चुका है। जी इफेक्टिव से Yes, निकाल। sir. 21 में नहीं सॉरी 23 एक पार्टिकल ए है, उसका चार्ज दिया है, उसको पी पॉइंट पर फिक्स कर दिया है।
एनर्जी कंजर्व करते हैं। 1 माइक्रोकूलम Q1 मान लेते हैं। हाँ, और दूसरा पार्टिकल है 4 माइक्रोकूलम का और वो 1 मिलीमीटर पर है, उसको दूसरा चार्ज मान लें Q2। नहीं 4 माइक्रोग्राम मास, ओह सॉरी मास दे रखा है इसका 4 माइक्रोग्राम, चार्ज उतना ही है इसका सेम चार्ज Q2, सेम चार्ज। और दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें। उसके बाद जब कह रहे हैं कि 9 मिलीमीटर हो जाएगा तो क्या स्पीड आएगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्जेस का मोशन आता है तो एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी K Q1 Q2 बाय R, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी K Q1 Q2 बाय R फाइनल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रेस्ट इज कैलकुलेशन पार्ट। ट्वेंटी फोर्थ बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ये तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है कि 10वीं बार इस क्वेश्चन को देख चुके हैं हम बोर्ड लोग। में भी लगता है इस तरह का। पावर, वेवलेंथ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, मतलब ये इतनी बार आ चुका है। ये पावर एनर्जी पर सेकंड दे दी गई है NHC बाय लैम्डा। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का इसका सीधा सीधा होता है पावर डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा। यस इस डायरेक्ट निकाल लेते हैं इससे। बट समझदारी इसमें भी वही होगी कि अगर हम hc को 1240 ले लेना, क्या वो तो जानबूझ के देते हैं कि आप लगो उसमें, और ना चलिए जो भी है, दिक्कत तो कैलकुलेशन वाली है ही इसके हर क्वेश्चन में, इसीलिए लोग 30 में 30 नहीं पहुंच पाते। फिर कहते हैं कि हमको आता इसमें सर कैलकुलेशन नहीं है तो नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि हमें पेपर पूरा आता था, हम कर नहीं पाए। तो ये तो कैसे टाइम बचाओगे अपना, ये देखो। अभी तक 6-7 क्वेश्चन तुमको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड को दिखे हैं कि 6-7 तो अभी भी इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। तो जरा वो लोग सोचे भाई कि जो 40-50 नंबर पर रुके हो फिजिक्स में, आप सोच के देखो, दिमाग लगाओ, अगर मेरे को फिजिक्स में 40 का ही स्कोर लाना है तो 10 क्वेश्चन करने हैं खाली। 10 तो अभी 6 नहीं, 10 मिल जाएंगे तुमको। अगर देखोगे क्लास के एग्जाम्पल्स और पेपर मिला करके 10 क्वेश्चन तो बड़े, 40-50 नंबर, और तुम लोग 40 से 60 के ऊपर रुके हो, 60 पर रुक गए हो जाकर के। तो या तो तुम लोग भाई सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए नहीं हो पा रहा है। ये हिम्मत बढ़ती है क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ, नहीं ना, थोड़ी इसकी कोशिश करना, जब मॉक टेस्ट हो तो इसकी कोशिश ये करिएगा कि हम कैसे फिजिक्स भी जब स्टार्ट करें तो आधे घंटे हम फिजिक्स के पेपर में लेके चलें और आधे घंटे में हम पहले बेसिक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर डालें। नहीं हो तो जाएगा, लेकिन टाइम देखो, अगर आपका पहले 1-1.5 घंटे में थोड़ी पैनिक सिचुएशन बन गई, मतलब कहीं 10 मिनट चले गए, तो आप नहीं सोचते उसका नेगेटिव कितना होता है। वो ऑटोमेटिकली एग्जाम माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप कर देता है यार कि मेरे 10 मिनट चले गए। कभी पेपर करते वक्त देखा करिए, पहले 1.5 घंटे के बाद जो क्लॉक होती है वो रिवर्स दिमाग में चल रही होती है कि 50 मिनट बचे, 40 मिनट बचे। जब वो वाली काउंटिंग दिमाग में आने लगती है ना कि बस इतना टाइम बचा है, इतना बचा है, बस अब हालत खराब। तो लास्ट का 1 घंटा सबसे मुश्किल होता है। ना उसमें भी था कि टाइम ऐसा लगता है जैसे भाग रहा, बुलेट की स्पीड से भाग रहा है। थकान जैसे 25, पता नहीं क्यों। हाँ जी, 25 में सेल्फ इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और ये दे रखा है, ये मेरे ख्याल से बहुत बेसिक है। LR सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन I इक्वल टू LR सर्किट, LR सर्किट में करंट की ग्रोथ की इक्वेशन, ये सब बेसिक चीजें याद रखो भाई।
सोचने का टाइम नहीं है। याद है कुछ आई की इक्वेशन एलआर सर्किट में? ये कुछ ऐसा था V बाई आर। हाँ, तो अभी याद दिलाना पड़ रहा है आप लोग को। और टाउ क्या था? टाउ, और ये V बाई आर मैक्सिमम करंट होती है। तो I इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट इनटू दिस। क्वेश्चन में तुम्हें I के एक बारे में बोला गया है कि ये मैक्सिमम का 80% है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है उनके लिए जिनको याद है रिजल्ट। ट्वेंटी सिक्स में ये जी बकवास कर रहे हैं ये 26 में। ये तो करा चुके हैं शायद। सबमरीन में कह रहे हैं कि इतना प्रेशर इतनी डेप्थ पर है, नीचे वाली डेप्थ पे गए तो प्रेशर इतना हो गया। अजीब अजीब चीज है। डेल्टा पी बाई जीरो हो जाएगा। हाँ, मतलब P2 माइनस P1 रो GS लगा दो, मतलब D2 माइनस D1। प्रेशर तो सिंपल प्रेशर वेरिएशन का न्यूमेरिकल है 300। इसमें अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा आ रहा था। मिस्टर सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली से 300 आ रहे जी को 10 लिया होगा मुझे। चलो चलो, इतना देखो 19 का पेपर है भाई, कोविड से पहले वाला। और ये मान लीजिए कि 22 भी इससे टफ नहीं, तो इससे टफ तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। एनटीए वालों की प्रिपरेशन ही नहीं है पेपर बनाने की, कहाँ से आएगा? जो अभी तक एग्जाम डेट फाइनल करने में लगे हैं, आपको लग रहा है कि उन्होंने पेपर बनाया होगा? आपको लग रहा है कि तो भी फिर बदल देंगे, उसमें क्या है? इनको एक सर्कुलर ही तो निकालना है। तो सर ऐसा जरूरी होता है क्या कि एग्जाम डेट फाइनल करने के बाद ही पेपर बनता है? नहीं बनता तो पहले। एनटीए बहुत लेजी है यार ये लोग। मतलब जेई वाले 4 महीने एडवांस वाले 4-5 महीने पहले पेपर को बना कर रेडी रखते हैं। ये आखिरी मोमेंट पर सब काम करते हैं ये लोग। देखना भी कितने ये कहाँ से पेपर बनाएंगे, उठाएंगे कोई इधर उधर का मटेरियल, पुराने पेपर कहीं के, 4 क्वेश्चन इसमें से, 4 उसमें से, 4 इसमें से मिला के बना देते। उसमें गलती से एक आध दो क्वेश्चन कभी अच्छे पड़ गए, नहीं तो बाकी सब वैसे ही काम चलाऊ रहते हैं। तो तुम इसको देख के बताओ, लगाना चाहिए। हम उसके पहले, आपने 16 बोला है, मैं 16 भी करूंगा डिस्कस, और उसमें भी 10 क्वेश्चन निकाल कर दिखा दूंगा कि 10 क्वेश्चन तो इसमें भी हो जाते हैं मेरे। हम उसमें भी दिखा देंगे कि 10 क्वेश्चन तो उसके अंदर भी ऐसे हैं जो सीधे फॉर्मूले वाले। सर वो तो देखे थे WP के क्वेश्चन आए थे 2-4 उसमें फिर हो गए। पेपर करने का तरीका से बदल जाएगा सब। देखिए देखो 27, अरे लो, बायोन्सी इक्वेट करनी है बस। पहले वो क्यूबिकल ब्लॉक जो है वो 30% सबमर्ज हुआ है, तो उसके ऊपर कितना वेट रख दें कि वो फुल्ली सबमर्ज हो जाए? डी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, आर्किमिडीज। पहले आपका सारा क्यूबिकल कुछ ब्लॉक 30% सबमर्ज है, तो आप इसमें क्या लगाओगे? अगर इसका मास कैपिटल एम मान लें तो mg शुड बी इक्वल टू पूरे वॉल्यूम का 30%, तो 0.3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बेसिक फॉर्मूला ऑफ बॉयंसी। उसके बाद हमने इस क्यूब के ऊपर कुछ मास रख दिया और इससे ये पूरा पानी में डूब गया, मतलब स्मॉल एम तुमने रख दिया और ये पूरा सबमर्ज हो गया। तो नाउ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम पूरा V वॉल्यूम इंटू रो एल इंटू जी सेकेंड। कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ट्वेंटी एट, थोड़ा सा ये अब ये हल्का सा कंसेप्चुअल है, क्योंकि जिसको ये पता नहीं होगा 28 क्वेश्चन में कि स्लिट की विड्थ का क्या कंसेप्ट है। स्लिट्स की जो विड्थ थी, इसका क्लासरूम में डिस्कस हुआ था हम लोगों ने शुरुआत में। क्वेश्चन था आपने कराया था। सर हर एक हम स्लिट के थ्रू हम पावर लोग डिफरेंट हो जाती है ना।
तो इसमें क्या आएगा, अगर स्लिट्स की विड्थ 4:1 है तो ये क्लासरूम का पार्ट है, ये कंसेप्चुअल यस है। सर, वो आपने करवाया था √I1 + √I2 निकलवाया था आपने, मतलब शायद से। इसका बताओ, इसका स्लिट के विड्थ के साथ हमने इंटेंसिटी का रिलेशन दिया था कि जो स्लिट की विड्थ होती है तो उसके सोर्स मैं के बता एरिया रहा के हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होती होती है है। इंटेंसिटी, मैं बता रहा हूँ, मैंने यही कहा था कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लिट कहा था, सोर्स के एरिया। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लिट। तो अगर YDAC में जिसमें 2 स्लिट्स थी S1 S2, अगर स्लिट 1 का एरिया हमें A1 कहा जाए और स्लिट 2 की एरिया हमें A2 कही जाए, तो जो लाइट स्लिट 1 से बाहर आएगी उस लाइट की इंटेंसिटी I1 और जो लाइट स्लिट 2 से बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी I2। ये दोनों इंटेंसिटी एरिया के प्रोपोर्शन में रहेंगी और ऐसे में मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो रिजल्ट बनता है, अगर दोनों √I1 स्लिट्स, + I2 का होल स्क्वायर। हाँ, √I1 प्लस √ और मिनिमम में माइनस होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। हमें शायद इसमें रेशियो पूछा है दोनों का। 9:1। तो जब ये रेशियो फाइंड, हाँ, रेशियो फाइंड करेंगे मैक्स बाय मिन का, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि √A1 प्लस √A2 अपॉन √A1 माइनस √A2। ये A1 A2 उसके लिए, एरिया के लिए है, एम्पलीट्यूड नहीं है। यहाँ जो A1 A2 लिखा है वो एरिया है। तो यहाँ एरिया किस रेशियो में है, जो स्लिट की विड्थ होगी, क्योंकि स्लिट्स रेक्टेंगुलर होती है। YDAC की आपको वीडियो भी भेजी गई थी, तो अगर आपको याद हो तो YDAC के एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर स्लिट्स होती हैं, तो लेंथ तो दोनों स्लिट्स का सेम होता है, विड्थ का फर्क है। विड्थ 4:1 में है कि एक के विड्थ W है तो एक के विड्थ 4W है, तो एरिया 1:4 रेशियो में होगा। जो भी 1:4 या 4:1 जैसा भी है, उस हिसाब से आंसर है। और इसमें एक और कंसेप्ट था कि जो वेव निकल के आएंगी उनकी एम्पलीट्यूड्स, मतलब जो वेव स्लिट 1 से निकलेगी और जो वेव स्लिट 2 से निकलेगी उनमें एम्पलीट्यूड का भी डिफरेंस होगा। एम्पलीट्यूड का यस सर, स्क्वायर तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है आपको। हाँ, स्क्वायर इंटेंसिटी स्लिट की एरिया के प्रोपोर्शन में होता है और जो वेव इनसे निकल के आती है उन वेव की एम्पलीट्यूड्स एरिया के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। तो अगर ये एरिया 4:1 में है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम स्लिट 1 और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रॉम स्लिट 2 2:1 में होगा। एरिया के स्क्वायर रूट पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। बाकी डिटेल के लिए एक बार कॉपी देखनी होगी। देखो इसीलिए हम लोग को टाइम लगता है पढ़ाने में, लेकिन अगर आप जब पेपर लगा रहे हो तो तुम्हें समझ में आता है ना कि हर एक चीज क्लास में कवर करने में टाइम तो लगेगा ना। अभी तक तुम्हें ऐसा कुछ भी नया नहीं मिलेगा कि जो क्लासरूम में लेक्चर के टाइम पर ना हुआ। नहीं, 29 डॉपलर 29 मेरे ख्याल से छोड़ दे रहा हूँ, अपने आप कर सकते हो। डॉपलर का क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट साउंड का फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन के बेस पे किया जा सकता है इसे। और 30th क्वेश्चन में पहले एक स्क्वायर लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, उसके बाद उस स्क्वायर लूप को सर्कुलर बना दिया, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन कराया गया। अरे बच्चा हम सब करा, हम क्यों 30 में 30 का टारगेट दे रहे हैं, हम 100% ऐसे नहीं बोल रहे। मैग्नेटिक मोमेंट पहला वाला I×L² बनेगा जब वो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन जब वो सर्कल के फॉर्म में चला गया तो m' बराबर I स्क्वायर और सर्कल की पेरीमीटर सेम कर देंगे, 2πr बराबर 4l, रेडियस निकाल देंगे यहाँ से और फिर यहाँ πr² करके फिर दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स का रिलेशन फाइंड कर लेंगे।
आ जाएगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. ठीक, लगभग 1 घंटा ही लगा पेपर डिस्कस करने में। अच्छा देखो, जब ज्वाइंट कर रहे हैं तब 1 घंटा लगा। अब रियलाइज हो गया तुमने कि अगर खुद से कर रहे होते तो ये पेपर नहीं कर पाओगे 1 घंटे में। 1 घंटे में हो ही नहीं पाएगा। यानी कम से कम 1.25 घंटा चाहिए। भाई जब क्लास में बैठे हैं, टीचर भी सामने हैं, आप भी सामने बैठे हो, सब डिस्कस हो रहा है, तब और कितनों के आंसर भी नहीं लाए हमने, कितनों क्वेश्चन तो भी सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि कर लेंगे इसको। तो ये रियलिटी समझ में आ रही है कि 30 क्वेश्चन पूरे कर पाना टफ है। टाइम बन होना चाहिए हमारे पास। अब कहाँ से लाओगे ये टाइम? 1.25 घंटे का टाइम कहाँ से लाएंगे? एक ही रास्ता है कि केमिस्ट्री Chemistry जल्दी निपटाइए। करो। बस वही सब्जेक्ट ऐसा है जो टाइम दे सकता है तुम्हें। अगर उसमें भी तो 45 मिनट 50 मिनट ले गए तो फिर तो भूल जाओ। तो तुम लोग कह रहे हो ना कि केमिस्ट्री में याद नहीं होता, ये नहीं होता। भैया आप मर जाओ, चाहिए कुछ भी करो, याद करो। कोई रास्ता नहीं उसके अलावा। फिजिक्स अगर 1.25 घंटे ले रही तो मैथ कितना लेगी सोचिए। इससे ज़्यादा ही लेके टाइम। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शीट खोलो। पहला क्वेश्चन सबके तुम लोग पास है ना? और जो ऑनलाइन बैठे हैं भाई वो भी अपनी शीट्स ओपन कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो भी भेजी गई है ग्रुप के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक सिलिकॉन डायोड है, यहाँ पर VD लिखा हुआ है और यहाँ पर 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। क्या क्या पूछा गया है? VD, VR और करंट। ID मतलब डायोड में कितनी करंट जाएगी। दो केसेस में, जब फॉरवर्ड बैच होगा और रिवर्स बैच होगा। लॉजिक क्या है? फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। हाँ जी, लॉजिक ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है डायोड्स का, वो कुछ इस तरीके का होता है। आई और V ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि पहले लगभग 0 होता है, यानी वोल्टेज तो कुछ बढ़ेगा फिर नहीं, बढ़ फिर जाता है ऐसे। अचानक से बढ़ जाएगा। आप स्ट्रेट लाइन बना लो न्यूमेरिकल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सिलिकॉन के केस में ये 0.7 0.7 पे आता है। सिलिकॉन 0.7 पे आता है, जर्मेनियम 0.3 पे आता है। 0.3 सिलिकॉन ज्यादा पे आता है। हमने कहा था अभी कि अल्फाबेट S बाद में आता है। ऐसे याद रखिए कि इंग्लिश में G पहले G आता है, फिर S आता है। तो G वाला छोटा है, S वाला बड़ा है। सिलिकॉन 0.7 पे। और रिवर्स बायस में इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ क्या करंट ही होता है? नहीं जाएगा, डायनेमिक करंट रेजिस्टेंस लगभग जीरो इनफाइनाइट हो होती है, जाएगी। फिर एक टाइम पर जाके ब्रेक डाउन कर जाता है, कुछ जेनर बन जाता है। तो ग्राफ का रेलेवेंस क्या है? जब तक 0.7 वोल्ट है तब तक करंट 0 है, और जब करंट नॉन जीरो हुई तो वोल्टेज 0.7 आ। आप 8 वोल्ट की फॉरवर्ड बैचिंग दोगे तो 8 वोल्ट तो इस ग्राफ में यहाँ कहीं होगा ना। 8 वोल्ट तो बहुत आगे निकल गया। 8 वोल्ट से पहले कंडक्ट हो चुका होगा करंट। 8 वोल्ट आने से पहले इसमें करंट जा चुकी होगी, और जब इसमें करंट जाने लगी तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू के इररिस्पेक्टिव डायोड 0.7 पे ही रहेगा। मतलब कि फॉरवर्ड बायस में भी डायोड का वोल्टेज फिक्स है, वैसे ही जैसे कि रिवर्स बायस में जेनर डायोड का फिक्स है। यानी ये 0.7 वोल्ट फिक्स हो गया, चाहे जो मर्जी करंट हो।
और अगर ये 0.7 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, तो लूप इक्वेशन से 7.3 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है वो निकाल सकते हो। 7.3 वोल्ट रेजिस्टेंस के लिए हुआ, तो यहाँ पर कितनी करंट है वो निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस और यही करंट डायोड में जाएगी। हो गया सारे आंसर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। रिवर्स बायस में यहाँ 8 वोल्ट का रिवर्स बायस करंट ही नहीं जाएगा। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में नो करंट, रिवर्स बायस में करंट ही नहीं होता। एक करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। बट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में ये देखो, इवन एट जीरो करंट वोल्टेज की कोई भी वैल्यू आ सकती है। इन सभी वोल्टेजेस पर जीरो करंट है, तो डायोड में करंट तो नहीं जाएगी, लेकिन वोल्टेज कुछ होगा उसका। वो कितना होगा? अगर ये 8 वोल्ट की रिवर्स बायस होती है, यहाँ पर सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, किरचॉफ लूप इक्वेशन काम करना चाहिए। यहाँ पर जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 8 वोल्ट होना चाहिए, 8 तभी लूप वोल्ट ही इक्वेशन होना बन पाएगी। 8 यूनिट। क्योंकि लूप इक्वेशन के हिसाब से तीनों पोटेंशियल डिफरेंस की टोटल वैल्यू जीरो आएगी, तो वो तो तभी आएगी जब यहाँ पर भी 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो। आंसर इज 8 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन, इसमें सिलिकॉन है और आगे जर्मेनियम भी लगा है। पहले 0.7 का ड्रॉप, फिर 0.3 का। इसको भी थोड़ा जितनी जल्दी कर सकते हो करो, तो आगे ट्रांजिस्टर के भी क्वेश्चन लगे हैं। तो सिलिकॉन में कंडक्शन होगा एट 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम में कंडक्शन होगा 0.3 वोल्ट। मतलब यहाँ 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप सिलिकॉन में हो जाएगा, 0.3 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप करके जर्मेनियम में। 12 वोल्ट था हमारे पास, यानी यहाँ पर 11 वोल्ट बचा, डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय 5। तो V0 11 हो गया। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कर, पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल में से इनके ड्रॉप माइनस करके उधर का पोटेंशियल 11 आ गया, और वो पोटेंशियल, और यहाँ अर्थिंग है, अर्थिंग तो 0 होगा। अर्थिंग मतलब पोटेंशियल जीरो है, तो रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। ओम्स लॉ से इसमें करंट निकाल लेंगे। तो आईडी कितना होगा? आईडी उतना ही होगा। यहाँ भाई यहाँ थोड़ी करंट जाएगी, जो करंट इसमें निकाल रहे हो वही करंट इसमें है, वही करंट इसमें भी है। थर्ड क्वेश्चन, अब तुम लोग करो, हमारा छोटे से छोटा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया अभी, ये एक आखिरी चीज है, वो भी कंप्लीट हो गई। ये दोनों सिलिकॉन है, ये D1 ये D2, और ये 0.33 किलो ओम, और यहाँ 10 वोल्ट है। करंट वगैरह सब निकालनी है मेरे को। और ये V0 मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बेसिकली D2 का पोटेंशियल डिफरेंस। D2 सिलिकॉन डायोड है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सिलिकॉन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस 0.7, तो V0 तो 0.7 हो गया। और D1 भी 0.7 होगा। नाउ 10 वोल्ट यहाँ पर
0.7 वोल्ट इस डायोड का हो गया। किरचॉफ से यहाँ पर वोल्टेज बन जाएगी 10 माइनस 0.7 और फिर ओम्स लॉ लगा करके यहाँ की करंट निकाल लोगी। ओम्स लॉ से इस ब्रांच की करंट, और ये करंट D1 और D2 में जब डिवाइड करेंगे इक्वली करेंगे बिकॉज सिलिकॉन सिलिकॉन डिवाइड होंगे। तो I/2 और I/2 करंट आएंगी यहाँ पर। आ रहा समझ में? ये भी अब हो जाएगा 4th क्वेश्चन में। तो सिलिकॉन वाली ब्रांच से जाएगा ये, केवल जर्मेनियम से कम क्योंकि जाएगा जर्मनी में सिलिकॉन तो वाली ब्रांच 0.3 में ही हो जाएगा तो पहले तो से। 0.3 पे रुक जाएगा जर्मेनियम वाली ब्रांच। फिर सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है। पैरेलल डायोड्स में अगर दोनों डायोड पैरेलल है तो जिसका कंडक्शन वोल्टेज कम होगा छोटा वाला होता है उससे उसी से जुड़ा करंट होता है। जाएगी। जर्मेनियम 0.3 वोल्ट पे कंडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो जर्मेनियम से कंडक्ट होगी क्योंकि इसमें 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगी, और सिलिकॉन क्योंकि उसके पैरेलल में है तो ये भी कितने पे 0.3 में रहेगा करेगा नहीं। 0.3, और 0.3 वोल्ट में इसमें करंट नहीं आती है, करंट 0.7 के बाद आती है, तो इधर कोई करंट नहीं होगी, वो सारा करंट उधर से गया ऐसे आया और रेजिस्टेंस में चला गया। तो ये V0 कितना हुआ, यानी कि इस यहाँ का पोटेंशियल 12 माइनस 0.3 ये हो गया 11.7, और ये 11.7 हो गया, नीचे 0 है तो 11.7 बाय रेजिस्टेंस करंट। समझे? खाली ये डर होता है यार कि हमारे डायोड ट्रांजिस्टर टफ होते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ ये मुझे पता नहीं क्यों पूरे फिजिक्स में ये ज़्यादा बेटर लगते हैं। एग्जाम के नज़रिए से देखा जाएगा तो एग्जाम के नज़रिए से कि यार जो स्कोर बढ़ा रहा है वो ठीक है मेरा। कौन पूछने जा रहा तुमसे कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे? भाई रैंक इस बात से तो मिलती नहीं है कि तुमने क्वेश्चन कौन से किए। ये सिलिकॉन हो गया, दूसरा डायोड भी सिलिकॉन है, ये 20 वोल्ट है और यहाँ पर R2, ये I2 है, ये ID2 है, एक्चुअली ये I1 होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है उसमें शायद। हाँ जी समझ गए वो कैसे होगा बताओ? 3.3 वाले के क्रॉस तो 0.7 ही रहेगी। हाँ 3.3 डिवाइड कर देंगे 0.7। ठीक, यहाँ पर इस ब्रांच में वोल्टेज बताए, इस ब्रांच में वोल्टेज 0.7, तो सिलिकॉन डायोड है तो ये 0.7 वोल्ट है, और इस ब्रांच के पैरेलल में R1 है उसके भी उतना ही। तो R1 में भी 0.7 वोल्ट आया, ओम्स लॉ से I1 आ जाएगा। ठीक, दोनों डायोड्स 0.7 पे हैं। R2 तक पहुंचते पहुंचते 2 बार 20 वोल्ट 0.7 तो ये R2 में कितना होगा? 20 R2 का वोल्टेज 1.4। हाँ 20 माइनस 0.7 माइनस 0.7 तो 18.6 18.6 R2 में आया। R2 की वैल्यू दी होगी, मिस हो गई होगी, दी होगी कुछ, इसकी वैल्यू गिवन, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू से I2 निकालेंगे, दिया होगा इसकी फिर वैल्यू। ID2 is equal to I2 minus I1 से आ जाएगा। हाँ फिर I2 निकाल लिया जब और उधर I1 निकल गया,
I2 यहाँ पे minus I1. जंक्शन रूल से ID2, ठीक। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे ज्यादा टफ आता ही नहीं है इसमें। बस ये याद रहे 0.7 0.3 वाला, 0.7 0.3 आपको याद रहे, ये नहीं बताते पेपर में। बाकी जेने डायोड का आता है, वो भी एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन अपने आप किया जा सकता है। Ne और NH दिए हुए हैं, तो उसका लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर्मूला था Mass Ne action NH is NH equals to Ni square. Ni स्क्वायर से कर सकते हो। 7th नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, होल का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मोबिलिटी गिवन है। शायद इसका फॉर्मूला था सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी n number of electrons Electrons into mobility into mu of electrons plus number of holes, mu of holes and this whole multiplied by charge। सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको देखोगे तो हो जाएगा कैलकुलेटिव। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फॉर्मूले के ऊपर, हाँ कैलकुलेटिव है। 8th नंबर क्वेश्चन में एक रिवर्स बायस्ड है सर, तो उस ब्रांच से तो करंट ही नहीं जाएगा। कौन सा रिवर्स बायस हुआ इसमें, तो कैसे मालूम चल रहा है कि वो रिवर्स बायस? पॉजिटिव वाली साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक, हाँ ये वाला तो ये D2 रिवर्स है ना, ठीक है। तो इसमें से करंट नहीं Yes, जाएगा। sir. D1 फॉरवर्ड है, इसमें से करंट जाएगी। और इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 50 ओम मान लेंगे इसको। D1 को 50 ओम का 50 रेजिस्टेंस और मान, 150 और 100 का रिजल्टेंट निकालेंगे हाँ। current और 150 ओम यहाँ लगा हुआ है, और बैटरी के बगल में 100 सीरीज में ओम मान लगा है। सकते हैं हम लोग। मिडिल ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा, मिडिल वाली ब्रांच में करंट नहीं जा रहा, रिवर्स बायस है। तो जो करंट है उसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस आया, 150 50 100, इससे करंट निकाल सकते हैं, 300 ठीक। 9th क्वेश्चन में PN junction diode can withstand currents up to 10 milliampere forward bias में। वोल्टेज देगी 0.5। इसमें 0.5 नी वोल्टेज है एक तरीके से, जैसे जो सिलिकॉन का 0.7 था और जर्मेनियम, वैसे इंडिपेंडेंट वो हो जाती है करंट के, मतलब नहीं। नी वोल्टेज है 0.5। कर सकते, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, कर लेंगे आराम से, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लो। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज हुई है जब एक रेडिएशन डाली गई। रेडिएशन डालने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए होंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए होंगे। तो ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट फॉरबिडन गैप बराबर hc बाय लैम्डा, एटॉमिक एक्साइटेशन जैसा है ये। इलेवेंथ जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा सोल्यूशन है इसका। खाली क्वेश्चन की फ्रेमिंग से लोग छोड़ देते हैं इसे। कुछ है सर में कैसे होगा ये?
सर एन म्यू ई से हो जाएगा, Relative से कनेक्टिविटी करें। निकाल देंगे दोनों, उसमें रेशियो निकल रेशियो निकालना है, तो जो n का रेशियो आएगा वही कंडक्टिविटी का रेशियो आएगा। कंडक्टिविटी तो n के प्रोपोर्शन में है, तो जो मैं कहता हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ने में आप जबरदस्ती हो सकता है कि हम उल्टा सीधा करने बैठ जाएं, बट करना नहीं है वो चीज। जो रेशियो पूछा है वो बेसिकली n का रेशियो निकालना है, और n के रेशियो में अगर आप निकालोगे तो ये रेशियो e टू दी पावर माइनस EG बाय 2k/T1 डिवाइडेड बाय e रेस टू दी पावर माइनस EG बाय 2k, जो नया टेम्परेचर है उसका, बस इतना आंसर करना है। वो लैंग्वेज इस तरीके से लिखी है कि हम उसको छोड़ दें, समझ रहे हो आप? फालतू में सब। 12th ये भी वैसे हो जाना चाहिए। एरिया, थिकनेस और पोटेंशियल दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, मोबिलिटी दे रखी है। जानते हो ये जो कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है ना यार, कि कंडक्टिविटी में जो हम ये लिखते हैं ना कि NE इंटू म्यू ई प्लस NH म्यू एच मल्टीप्लाइड बाई ई, अगर थ्योरी याद हो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में NE और NH बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल इंट्रिंसिक में सेम रहते हैं, तो ये वैल्यू Ni हो जाती है इंटू ई, और ये म्यू ई प्लस म्यू एच, ये लिख सकते हो इंट्रिंसिक के केस में। तो इसमें क्या Ni दिया हुआ है? दिया है, दिया है। दोनों की मोबिलिटी दी हुई है, चार्ज पता है, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। पूछा क्या है? कंडक्टिविटी आ गई, हाँ, ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा ई और E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ओम्स लॉ। और करंट डेंसिटी मतलब करंट अपॉन एरिया, वही सब बात जो बोल रहे हो आप, से भी आ जाएगा इसमें। हीट, हीट कैसे निकालोगे? हाँ, और वैसे भी कर सकते हो ना, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। भाई वोल्टेज दे रखा है, करंट हम निकाल ही रहे हैं, V इंटू वाई इज पावर, पावर इंटू टाइम, हीट। है ना, मिलता जुलता आएगा भैया। तो और आगे बढ़े नहीं तो फंस जाएंगे, इसी में रह जाएंगे। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 13 हो जाएगा। 13 में 13 का जो पहला पार्ट है, डिप्लेशन रीजन की विड्थ दी गई है और डिप्लेशन रीजन का पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर मेरा स्टेटमेंट याद हो तो हमने कहा था कि डिप्लेशन लेयर एक कैपेसिटर की तरह होती है। डिप्लेशन लेयर कैपेसिटर की तरह होती है, और उसमें E बराबर V/D लगाते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। और जो दूसरा पार्ट है उसका, चलो वो एक्सेलरेट। N साइड से P साइड से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इनिशियल स्पीड दी गई है, तो बाद वाली स्पीड क्या होगी? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर। एक्सेलरेट होगा कि रिटार्डेट होगा? N साइड। रिटार्डेड हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है?
डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड P से N होती है क्या? N2P। एन से पी होती है भैया N साइड से तो तो पीछे इलेक्ट्रॉन सर हाँ सर, N2P तब एन से ही तो जाने N से लगते P इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सोसाइटी डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड N से पीछे P, की तरफ फोर्स लगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है इधर में? एन से पी तो जा भी रहा है N से तो P P जा पे रहा है। फोर्स लगी। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिटार्डेट हुआ ये। तो U² - 2 रिटार्डेशन को लिखेंगे फोर्स अपॉन मास एंड द डिस्प्लेसमेंट D, काइनेमेटिक्स लगा करके। ये इसको जो है छोड़ते जा रहे हैं ना, 19 पे जंप करे वरना हो नहीं पाएगा, टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट रह गए बस। 19 बीच वाले क्वेश्चन देख लेना, नहीं होगा तो अपना बताइएगा। बट ये कंप्लीट है पूरा पूरा, आप पीएन जंक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो इससे, ठीक ठाक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक की भी। 19 कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, सॉरी उसके पहले ये वाला 18 एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एमिटर इन इतने टाइम में, और 2% बेस में चले गए तो एमिटर में जितने इलेक्ट्रॉन भेजे गए हैं वो 10⁻10 है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज आ गया, और कितने टाइम में है ये, 10 to the डिवाइडेड power बाय टाइम, -6 सेकंड। चार्ज अपॉन टाइम। करंट आया, कहाँ वाला करंट है? मीटर वाला एमिटर वाला, एमिटर करंट इसको बोलोगे। 2% बेस में चले गए तो बेस करंट इसका 2% है, यानी 0.02 IE है, तो कलेक्टर करंट 0.98 होना चाहिए, क्योंकि याद करिए बेस और कलेक्टर करंट का टोटल एमिटर करंट आता है, IB + IC = IE होना चाहिए। और पूछा है करंट ट्रांसफर रेशियो मतलब करंट गेन, आईसी करंट ट्रांसफर IB रेशियो के मतलब वाले करंट पूछ गेन। रहा अब ये तो दिया नहीं कि ये कौन से मोड में काम कर रहा है, मतलब ये कॉमन एमिटर है कि कॉमन बेस है, है। ये नहीं दिया है। ये तो नहीं दिया ना कि ये कौन से मोड में वर्क कर रहे हैं, तो आउटपुट करंट किसको माने? ट्रांजिस्टर के 3 मोड थे, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर वाला ही आउटपुट होता है ज्यादा। नहीं, जब एक सेकंड कॉमन रुक जाओ, बेस चेक कर लो। नहीं सर्किट जरूर होता है ऐसे तो नहीं, भी ये कोई रूल नहीं है कि आईसी हम ही इसको ऐसे होता मान। है। एक मिनट, हाँ जी क्या कह रही हैं? जब कॉमन बेस सर्किट होते हैं तो भी आईसी ही आउटपुट होता है, कॉमन इमिटर में भी आईसी आउटपुट होता है। तो इनपुट तो बदलेगा ना। हाँ ये सर इनपुट बदलना है। तक क्या कह रहे हो? हाँ अबे ऐटो फालतू बात ना करो। हाँ। नहीं 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 वो नहीं है, अभी देखा इसमें हमने, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने कॉमन एमिटर से सॉल्व किया है, मतलब आंसर जो दिया है वो कॉमन एमिटर के बेस पे दिया है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि जब बाय डिफॉल्ट केस आएगा तो हम भी कॉमन एमिटर से देंगे, तो आपने न क्लास दिया हो तो 12 में कॉमन एमिटर बताया मानिए। भी था कि बाय डिफॉल्ट एनपीएन कॉमन एमिटर ले लो। जी, लेकिन यहाँ 2 क्वांटिटीज हैं, इनको डिफाइन कर दो। एक तो है करंट ट्रांसफर रेशियो और एक है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एक ट्रांसफर अल्फा रेशियो, एक बीटा कैसे? नहीं वो नहीं है, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये करंट ट्रांसफर रेशियो और IC करंट निकल जाएगा सर, IB निकाल देंगे, वो दिया हुआ है करंट गेन नहीं, फैक्टर। देखिए करंट ट्रांसफर रेशियो ये है IC/IE, ये बाय डेफिनेशन हो सकता है थ्योरी में शायद मिस हुआ है। यस सर ये सब करंट पूछना भी था, ट्रांसफर पुरानी रेशियो वाली ये है, शीट में भी क्वेश्चन था ये। हाँ ये करंट ट्रांसफर रेशियो है, और करंट एम्पलीफिकेशन जो है वो आपका आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट है, जिसको करंट गेन बोलते हो। ये हमारा IC/IB होता है, कॉमन एमिटर वाले में IC/IB।
अगर नहीं है तो उसको ऐड कर ले, नोट्स में ऐड कर ले, रिवीजन वाले में ऐड कर दे, डेफिनेशन उसका छूटी है। नाइनटीन ये तो 19 में तो लिखा ही है कॉमन एमिटर। इसका सर्किट अगर याद करें यार तो ऐसा था कुछ, कॉमन एमिटर वाले को ऐसे किया गया था, एरो अंदर दिखाएंगे बाहर, अगर ये एनपीएन है तो एनपीएन है पी ना, से एन होता तो बाहर दिखाएंगे। नहीं बच्चा बाहर की तरफ। हमने कहा था एरो हमेशा पी से एन होना पी चाहिए, से एन दिखाया जाता तो एन पी एन, पी से एन, हाँ है, बाहर से की तरफ एन बाहर ही जाता बाहर ये आएगा। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक बैटरी होती थी। है। Yes. अब वो तुम्हें वो याद रखना पड़ेगा पोलैरिटी क्या थी उसकी, इधर भी थी और इधर एक रेजिस्टेंस होता था, और कनेक्शन ऐसे होता था कि एमिटर बेस फॉरवर्ड बैस, पी भी फॉरवर्ड बायस्ड तो ये होता तो पी एनपीएन, से ये रिवर्स पी है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, इसको वी भी लिखा था, इधर वीसीसी होता था, रिवर्स बायस्ड होना चाहिए बी से, सी वाले से प्लस और आएगा, ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये वीसीसी लिखा था, इसको आरसी लिखा था। ये जो बाहर करंट आ रहा है ये आई था, अंदर जो करंट जा रहा है वो आईसी था, इधर जो करंट जा रहा है वो आईबी था। इस तरीके का सर्किट था, इसको याद कर लेना होता है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, कलेक्टर सप्लाई कौन सी वोल्टेज है ये, कलेक्टर सप्लाई 8 वोल्ट, VCC की वैल्यू दी हुई है, ये VCC वीसीसी है 8 वोल्ट, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ 800 ओम कलेक्टर सर्किट 0.5 है। ये आपको 800 ओम दे रखा है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है 0.5 का, इससे आईसी कैलकुलेट हो जाएगा ओम्स लॉ लगा करके। 0.5 डिवाइडेड बाय 800। ओम्स लॉ से आईसी मिल गया 0.5 अपॉन 800। सर आईसी आ गया, आईसी अपॉन आईबी की वैल्यू दे रखी है 0.96, करंट गेन फैक्टर दिया है और फाइंड द बेस करंट, आईसी अपॉन आईबी दी है। ये करंट गेन फैक्टर अल्फा है ना सर, तो कॉमन एमिटर हमें में तो बीटा आपने होता है, लेकिन बीटा हम बताया। ये वो जो लिखा है ना शायद करंट गेन इज ए, वो ए नहीं, वो करंट गेन अल्फा है, अल्फा अल्फा है वो। सर आईसी आईई आ जाएगा, इससे फिर आईई हाँ अल्फा इज दिया है, इक्वल्स टू आईसी प्लस आईबी करेंगे। हाँ जी, अल्फा इज गिवन 0.96, लेकिन कॉमन एमिटर में हम बीटा यूज करते थे। रिलेशन भी लगा सकते हैं 1 बाय अल्फा वो भी निकाल सकते हो, माइनस या 1 फिर बाय आप, बीटा इज इक्वल टू 1। हाँ नहीं ऐसे भी तो याद कर सकते हो यार कि अल्फा का डेफिनेशन क्या था, ये था आईसी अपॉन आईसी अपॉन आईई। आई था ये है, नहीं ऊपर तो हमें ये अल्फा होता है, ये कॉमन बेस वाला होता है, यस सर, कॉमन बेस में ये थोड़ा प्रॉब्लम है अल्फा और बीटा वाले में, और बीटा जो था आईसी वो अपॉन आईसी आईबी बाय आईबी था। ऐसे याद करो ना, बीटा में बी है और नीचे बी है, याद रहेगा हमेशा, बी बीटा, बाकी अपने आप याद रखिए, ऊपर हमेशा आईसी रहता है। तो तुम्हें अल्फा दिया है, इससे आई निकलेगा भी, या फिर अल्फा से बीटा निकाल लो पहले, एक रिलेशन इनमें बिठाया है। 24 आ माइनस जाएगा। 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1 हाँ करके भी आ सकता दोनों तरीके हैं, या तो अल्फा से बीटा निकाल लो फिर आई बी निकालो, या फिर अल्फा से डायरेक्टली आई ई निकाल लो और है। आई इज आई इक्वल और टू आईसी से आई आईबी बी प्लस निकाल लो, आईसी। अब जिस तरीके से छोटा पड़ जाए, जिससे भी सही, मतलब मेरे ख्याल से अल्फा से बीटा निकाल के ज्यादा छोटा पड़ेगा। 24 हाँ नहीं नहीं, बीटा बीटा आराम से आ रहा है, बीटा 24 आ रहा है, बीटा अल्फा रिलेशन से बीटा डायरेक्ट मिलता है,
24 बीटा डायरेक्ट आ गया, आईसी पता है, सीधे सीधे आई भी निकाल सकते हो। ट्वेंटियथ क्वेश्चन हो नहीं पाया यार। कॉमन एमिटर ये भी है यार, फालतू में डायग्राम हटा दिया। वही सर्किट फिर बनाना पड़ेगा। अब नहीं बना रहे सर्किट, तुम लोग बना रखे हो। ये बताओ 8 वोल्ट किसकी वैल्यू है? लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। VCC। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस मतलब ICRC दे रखा है 0.8 और RC भी दे रखा है अलग से 800। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया है, मतलब कि नहीं IC बाय IB दिया है, यही सबसे लफड़ा कर। करंट ट्रांसफर रेशियो नहीं है, करंट एम्पलीफिकेशन है, ये आउटपुट बाय इनपुट है। ये दे रखा है 25/16। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज निकालना है। ये नोट्स में देखिएगा VCE का फॉर्मूला लिखा था VCC माइनस ICRC। ये नोट्स में जाके देखो अपने हैं, तो ये निकालना है। 16 ने 26 दिया। 7 पॉइंट 7.2। हाँ ठीक है। और क्या निकालना है इसमें? नहीं कहाँ दिया है बेस करंट निकालने को यार? अच्छा बेस करंट, सॉरी लिख ही नहीं जाता। बेस करंट कितना आ रहा है ये? IC निकल जाएगा। आंसर लिख लो, बता रहे IB का जो आंसर बन रहा है वो डायरेक्टली आ रहा है। वैसे तो ये आ रहा 1.04 मिली एम्पियर। और वोल्टेज गेन और पावर गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन ये था, वोल्टेज गेन था IC अपॉन IB, जो करंट गेन था मल्टीप्लाइड बाय RC अपॉन RC बाय RB, मतलब जो B होगा सर, मतलब उसके बेस इनपुट किसके साइड ऊपर? वाला था, इनपुट साइड वाला। इसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इनपुट साइड, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इनपुट साइड का रेजिस्टेंस। ये निकाल लेंगे अब। और पावर गेन जो होगी वो करंट गेन यानी कि बीटा IC बाय IB का होल स्क्वायर इनटू RC बाय वोल्टेज RN, गेन। एक्चुअली ये बीटा स्क्वायर इनटू RC बाय RN था। बीटा स्क्वायर। यस सर, बीटा अगर स्क्वायर नोट्स में प्लस देखेंगे तो ये वैल्यू थी। इसका जो आंसर है वो है, पावर वाले का आंसर है 3.698। 3.698 पावर वाले का आंसर है, और वोल्टेज वाले का 3.846। बाकी यार 2 रह गए, वो बाकी बार देख लेंगे थोड़ा सा।